अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर। मैं आपको हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एल्काइंस। एल्काइंस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी और साथ ही साथ यूजेस थे जो हमारे अभी इस टॉपिक में रह गए हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने अलहदा से पढ़नी थी क्योंकि मैंने आपको बताया था ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन हो चुके हैं, अब सिर्फ छोटी सी बातें हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना यूजेस के साथ ही पढ़ा दूँ। तो आइए इनको पढ़ते हैं और चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम अब बात करने लगे हैं एल्काइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज की और साथ ही साथ एल्काइंस के यूजेस की। मैंने आप सबको बताया था कि हमने केमिकल प्रॉपर्टी से पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की डिस्कशन क्यों नहीं की। उसकी रीज़न यही थी कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ज़्यादा फर्क नहीं होता। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जिन फैक्टर्स को देखा जाता है उन फैक्टर्स को मैं ऑलरेडी आपके पास एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि आपको वो सारे के सारे फैक्टर्स याद हैं, वो सारी की सारी रीजंस याद है। इसलिए अब हमारे पास जो एल्काइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगी उनको समझना अब हमारे लिए मुश्किल ही नहीं है। तो आइए चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ और देख लेते हैं कि हमारे पास एल्काइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि आपके पास ये सीरीज ऑफ कंपाउंड्स बनाएंगे, ये कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ये उसकी क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन उन सीरीज में आपके पास जो सबसे पहला कंपाउंड है वो कौन सा है? वो है एसिटाइलिन, जिसकी हमने बात की थी कि कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन एक एक दोनों कार्बन के साथ अटैच होगा। ये फर्स्ट मेंबर है एल्काइन सीरीज का, इसको एसिटाइलिन कहते हैं। और इसके बारे में आप सबने याद रखना है कि ये कलरलेस गैस है और साथ ही साथ इसके अंदर फेंट गार्लिक ऑर्डर है। फेंट गार्लिक ऑर्डर, गार्लिक ऑर्डर का मतलब ऑर्डर आप सबको पता है कि ऑर्डर जो होते हैं, ये ऑर्डर जो होता है ये स्मेल को कहते हैं। और गार्लिक की किस तरह की स्मेल है आप सबको पता होगा, तो यही वो स्मेल है जो एसिटाइलिन से या इथाइन से आती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात आ जाती है इसकी सॉल्युबिलिटी की। और सॉल्युबिलिटी की जब बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, एक बात तो आप सबको ऑलरेडी पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में तो डिजॉल्व होंगे, नॉन ऑर्गेनिक में नहीं होंगे। लेकिन जो एल्काइन हमारे पास है एसिटाइलिन, ये थोड़ा सा सॉल्युबल होता है वाटर में। अभी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ ऐसा डिफरेंस आ रहा होगा जिस वजह से इसकी थोड़ी सी हल्की सी सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में, उस पर लेकिन ज़्यादा परेशान ना हो। एल्केन और एल्कीन्स का हमें याद है कि वो सॉल्युबल नहीं होते, तो एल्काइन की बस हल्की सी डिफरेंट बात है कि थोड़े से वाटर में सॉल्युबल हैं, लेकिन ज़्यादा किस चीज़ में सॉल्युबल होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बेंजीन का नाम ना हो, फिनोल का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप सबने याद रखना है बेंजीन है आपके पास। इसके अलावा हमने पढ़ा था इथाइल अल्कोहल हमारे पास सॉल्वेंट है, पढ़ा था ना। तो इसी तरह अल्कोहल आपका सॉल्वेंट बन जाएगा। और आपके पास एसीटोन भी सॉल्वेंट है, ईथर भी सॉल्वेंट है। और जो मैंने बेंजीन कंपाउंड्स में आपको फिनोल बताया, टोलुइन बताया, आप सबने याद रखना स्टूडेंट्स, जितने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स अभी तक पढ़े इन सबको भूलना नहीं है। जहाँ पे भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का नाम है वहाँ पे आपने इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के नाम लिख देने हैं। मैंने इनऑर्गेनिक नहीं बोला, मैंने कहा है कि जितने आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स पढ़े इनके नाम लिखने हैं, इसे भूलना नहीं है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। सॉल्वेंट क्या चीज़ होती है? जिसमें कोई भी चीज़ सॉल्युबल हो जाए या मिक्स हो जाए, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कोई नई बात नहीं है, हम सबको ऑलरेडी पता है कि ये इनऑर्गेनिक में तो सॉल्युबल होंगे नहीं, होंगे तो ये ऑर्गेनिक में ही सॉल्युबल। वो किस तरह से है वो सारा बातें हमने ऑलरेडी क्योंकि की हुई है, तो आपने सिर्फ इनके बारे में याद रखना है स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज़्यादा सॉल्युबल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज़ स्लाइटली लाइटर देन एयर। स्लाइटली लाइटर देन एयर में एक और मिलती जुलती बात हमने की थी कहीं और पे भी, अगर आप सबको याद हो तो हमने कहा था कि जितने भी हमारे पास ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि हमारे पास एल्कीन्स हैं, एल्कीन में सबसे पहला एल्कीन स्लाइटली डेंसर देन एयर होता है। याद आया? हमने ये बात की थी। इसी तरह की बात हमने इसके बारे में एल्काइन के बारे में भी कर ली है। आप लोगों ने क्या करना है, ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स याद रखनी है, ठीक है। स्लाइटली डेंसर, स्लाइटली लाइटर देन एयर। और उसके अलावा फ्लेमेबिलिटी की बात कर लेते हैं। सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, और क्योंकि हमने इन सारी प्रॉपर्टीज़ को बड़े डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि एल्काइन की क्या प्रॉपर्टीज़ है। बाकी जितने फैक्टर्स हैं वो सब आपको ऑलरेडी आते हैं।
फ्लेमेबिलिटी की बात करें तो एल्केन से ज़्यादा फ्लेमेबल कौन थे? एल्कीन, जिनका मैंने आपको बताया था कि बड़ी हैवी स्मोक होती है। जब वही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का एल्केन आप बर्न करते हैं, उसकी स्मोक उतनी हैवी नहीं होती जितनी ज़्यादा एल्कीन की होती है। लेकिन एल्कीन से भी ज़्यादा हैवियर स्मोक होती है एल्काइन की। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 3 कार्बन का एल्केन बर्न कर रहे हैं तो वो इतना स्मोकियर नहीं होगा जितना कि 3 कार्बन वाला एल्कीन होगा। और इन दोनों से ज़्यादा स्टूडेंट्स आपने याद रखना है 3 कार्बन वाला एल्काइन होगा विद स्मोकियर फ्लेम। ठीक है, स्मोकियर फ्लेम होगा, जो उसकी फ्लेम होगी उसमें बहुत ज़्यादा स्मोक होगी और इतनी ज़्यादा स्मोक होती है कि वो पता लग रहा होता है कि बड़ी डेंस, बड़ी हैवी स्मोक है। ये बात समझ में आई किस तरह से हुआ? तो फ्लेमेबिलिटी की भी बात कर ली हमने ये भी बात कर ली कि एसिटाइलिन की स्मेल क्या है, इसके अलावा सॉल्युबिलिटी की बात की है। थर्ड प्रॉपर्टी थी कि स्लाइटली लाइटर देन एयर है। हमारे पास क्या चीज़ स्लाइटली लाइटर देन एयर है? हमारे पास एसिटाइलिन स्लाइटली लाइटर देन एयर है। एंड फाइनली हमने क्या बात कर ली कि हमने ये देखा कि फ्लेमेबिलिटी एल्काइंस की एल्केन और एल्कीन से ज़्यादा है, क्योंकि देखिए ये 4 ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी और इन चारों में जो जो ज़रूरी चीज़ें वो हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, हमने सारा कॉन्सेप्ट ले लिया है। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद पढ़ाऊँ। ऑर्डर अपना ख़राब ना करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है ना, लेकिन नोट्स में उसको उसी फॉर्म में लिखें जिस फॉर्म में ऑलरेडी हमने इनको याद किया हुआ है। तो आपको समझ आई सारी बातें? ये हो गई हमारे पास स्टूडेंट्स बातें अबाउट देयर प्रॉपर्टीज़ में स्टूडेंट्स हमने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की है और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की है, इनको याद रखना है। फिजिकल बेशक हमने बाद में पढ़ी है, लेकिन ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, उसी से मिलती जुलती है। आई होप अब आपको ये याद रहेंगी। आगे हम चलते हैं और यूजेस पढ़ लेते हैं। और यूजेस पढ़ने में हमारा शुरू से रूल रहा है कि हमने हमेशा यूजेस पढ़े हैं पहले 1 या 2 इन द सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं। एल्केन के यूजेस पढ़े सिर्फ इथेन और मीथेन। इथेन और मीथेन क्या थे? वो बिल्कुल उस सीरीज के बिगिनिंग के 2 कंपाउंड से। पहला कौन सा है? मीथेन, और दूसरा कौन सा है? इथेन। फिर हमने इथीन के यूजेस पढ़े जब एल्कीन के यूजेस करने लगे थे, और उसमें हमारे पास हमने सिर्फ पढ़ा इथीन को। अब हम बात करने लगे एल्काइन के यूजेस की, और एल्काइन के यूजेस में भी हम पढ़ेंगे एसिटाइलिन को। आई होप कि जिस तरह मैंने आपको सिखाया है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के नोट्स बनाने, आपने वैसे ही बनाए होंगे, क्योंकि अगर वो नोट्स बने होंगे ना, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इन सारी चीज़ों को समझना। कोई रिएक्शन कहीं पे कंफ्यूज कर रहा हो तो उसको भी समझ लें, ज़रा ध्यान से देख लें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको लेक्चर के एंड में बताऊंगी कि इनको याद करने का ईजी तरीका क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, एसिटाइलिन के यूजेस पढ़ लेते हैं। और सबसे पहला यूज़ जो हमारे पास ये है कि जब आप एसिटाइलिन को बर्न करते हैं, बर्न करने का क्या मतलब है? आप इसको ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। हमने पहले ही पढ़ा है, हमेशा पढ़ा है कि हमारे पास बर्निंग का प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से होता है। तो इसकी वजह से जो फ्लेम प्रोड्यूस होगा उसमें होगा ऑक्सी एसिटाइलिन। एसिटाइलिन के साथ जाके ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा ना, तो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम होगा। और ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? हमने ये बात पढ़ी हुई है, आप सबको याद आ गई होगी। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है इस रिएक्शन में से हीट बहुत ज़्यादा निकलेगी, बहुत ही ज़्यादा हीट निकलेगी। ऐसे लगेगा जैसे एनवायरनमेंट एकदम से ना बहुत गर्म हो गया है इस एसिटाइलिन को सिर्फ बर्न करने की वजह से। तो याद रखना ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। और अब इतनी हीट की हमें किधर ज़रूरत होती है? एवरीडे लाइफ में तो ज़रूरत है नहीं, तो कहाँ ज़रूरत होगी? जो वेल्डिंग के काम होते हैं, जितने वेल्डिंग के काम है ना, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इस तरह का फ्लेम चाहिए हो जो वेल्ड कर सके, बीच में से तोड़ सके। वेल्डिंग का आप सबको पता ही होगा क्या होता है। तो वो वहाँ पे ऑक्सी एसिटाइलिन का यूज़ होता है फ्लेम, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा हीट निकलती है। मतलब आप ये समझे एल्केन और एल्कीन से भी ज़्यादा हीट जो निकलती है वो ऑक्सी एसिटाइलिन से निकलती है। ठीक है, तो वेल्डिंग पर्पसेस के लिए ये यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है एज अ रॉ मटेरियल हमने हर चीज़ के यूज़ पढ़े हैं। मीथेन और एथियन में भी हमने पढ़ा कि वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं। फिर हमने जब बात की इथीन की, उसमें भी हमने देखा कि वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं। इसी तरह आपके पास एल्काइन में एसिटाइलिन भी एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होगा। और इसकी वजह से क्या बनेगा? इसकी वजह से बनेंगे एल्कोहल्स,
अल्कोहल कौन सा बनेगा, एसिटाइलिन। अगर 2 कार्बन एटम्स पे कंसिस्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है आप 2 कार्बन वाला अल्कोहल बनाएंगे, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं इथाइल अल्कोहल। हमने इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इस देखा भी है कि किस तरह से बनता है, जब हमने कैटालिटिक क्रैकिंग पढ़ी थी। नहीं याद तो दोबारा रिवाइज करें, अगर आपने नोट्स बनाए तो दोबारा देखें, आपको फौरी याद आ जाएगा। साथ ही साथ ये एसिटल्डिहाइड बनाने में काम आएगा, क्योंकि एसिटल्डिहाइड भी आप सबको पता है कि 2 कार्बन एटम कंपाउंड है, ठीक है। और उसके अलावा ये कुछ एसिड्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आएगा। तो आप सबने क्या याद कर लिया, सबसे पहले तो ये कि एसिटाइलिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो फ्लेम बनाता है उसको हम कहते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन, जो कि इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है वो कि वेल्डिंग पर्पस में यूज होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या पढ़ ली कि ये रॉ मटेरियल के तौर पे एक्ट करेगा, अल्कोहल बनवाएगा, एसिटल्डिहाइड बनाएगा, साथ ही साथ कुछ एसिड्स बनाएगा। अगर स्टूडेंट्स आप एसिटल्डिहाइड और अल्कोहल जो कि इससे बनेंगे इथाइन से, एसिटाइलिन से, अगर उनके स्ट्रक्चर्स बना लेंगे ना तो आपको ये चीज़ बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। 2 यूजेस हमने पढ़ लिए, तो चले हम आगे चलते हैं। थर्ड यूज है हमारे पास यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अब ये वाला जो यूज़ है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये मैंने आप सबको पहले भी बताया हुआ है कि क्या चीज़ होती है। फ्रूट की राइपनिंग का मतलब है फ्रूट का पक जाना। पकता वो कैसे, एक तो होता है कि वो नेचुरल प्रोसेस होगा और आपका जो फ्रूट्स हैं वो पक जाएंगे। एक होता है कि आप आर्टिफिशियल राइपनिंग करवाते हैं ताकि सप्लाई जो है फ्रूट्स की मार्केट में वो बहुत ज़्यादा रहे। तो ये सारी इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही होती है, लेकिन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स आपको याद होगा हमने पहले कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था इथीन के यूजेस में। नहीं याद तो मैं बता रही हूँ तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि एसिटाइलिन और इथीन का ये कॉमन यूज है। इथीन भी यूज होती है आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए और साथ ही साथ आपके पास एसिटाइलिन भी यूज होता है। तो ये बात समझ में आ रहा है, आ रही है आपको ये बात समझ में कि किस तरह से हमने इन दोनों के यूजेस पढ़े। आपको यूजेस और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने का जो तरीका है ना वो मैं एंड पे थोड़ा सा जरूर समझाऊंगी। सबसे पहले आप जो अभी यूजेस पढ़े इन पे फोकस रखें। पहला यूज हो गया फ्लेम का, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम जो बनेगी जिसको वेल्डिंग में यूज किया जाएगा। सेकंड हो गया रॉ मटेरियल्स का यूज और थर्ड है आर्टिफिशियल राइपनिंग। फोर्थ यूज की बात करते हैं, इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर्स की देख लें बात हमने कितनी ज्यादा की है। जब भी हमने बात की है ना हाइड्रोकार्बन्स की तो उससे बनने वाले पॉलीमर्स की बात हमने जरूर की है। अब आपके पास जो पॉलीमर्स बनते हैं उसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको आप सबने याद रखना है पीवीसी कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड को। फिर आपके पास आ जाता है पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल एसीटेट, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका भी नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और साथ ही साथ आपके पास सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर जिस तरह के, अब सिंथेटिक रबर कौन सा मैन्युफैक्चर हो सकता है इससे, सिंथेटिक रबर लाइक नियोप्रीन, ठीक हो गया। ये बात समझ में आ रही है। नियोप्रीन के बारे में अभी हमने अगले लेक्चर में थोड़ी सी मजीद भी बात करनी है, ज़्यादा डिटेल नहीं दे रही। अब घबराना नहीं कि हाइड्रोकार्बन में इतनी चीज़ें हमने पहले याद कर ली अभी और भी रहती हैं, नहीं नहीं, बहुत से कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो आपने ऑलरेडी देख लिए हैं, आपको पता लग गए हैं कि हमारे पास कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं और किस तरह उनको लेकर चलना है। अगली बातें मुश्किल नहीं है, बड़ी ईजी बातें हैं, वो आप खुद ही देखेंगे जब आप पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे ईजी बातें हैं। तो पॉलीमर्स बन सकते हैं। अब पॉलीमर्स के प्रोसेस में स्टूडेंट्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो पॉलीविनाइल का जिक्र बार बार आ रहा है इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर ये क्या चीज होती है। देखें पॉलीविनाइल जो चीज है ना कुछ इस तरह से होती है कि आपके पास ये स्ट्रक्चर है इथीन का और यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स क्या होता है कि यहाँ पे विनाइल बनता है। विनाइल किस तरह बनेगा, हाइड्रोजन के रिमूवल से। विनाइल बनता है हाइड्रोजन रिमूवल से और यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखना है ये वाला जो हाइड्रोजन है आपके पास इनमें से एक रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या चीज़ बच जाएगी, ये इस तरह से रह जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि ये क्योंकि फर्दर रिएक्ट कर सकता है। अब इधर आप सोचेंगे कि ये तो इथीन का मॉलिक्यूल है, इसका जिक्र क्यों आ गया हमारे पास इधर। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि ये सारी की सारी चीज़ें देखें, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ के आप डबल बॉन्ड के मॉलिक्यूल्स नहीं बना सकते हैं ना। और साथ ही साथ आपके पास 2 कार्बन का कंपाउंड है एल्काइन में, तो क्या उसी 2 कार्बन कंपाउंड से आप कोई और कंपाउंड नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल इंटरलिंक्ड हैं। तभी मैंने केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ते हुए बार बार आपसे कहा है कि इनको का कंपैरिजन किया करें, इनको लिंक किया करें, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी, ज़्यादा ईजिली याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो याद रखना है कि विनाइल एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसमें क्योंकि और चीज़ें अटैच हो सकती हैं और विनाइल मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकते हैं, इसलिए इसको पॉलीविनाइल कहते हैं। और एसीटेट आप सबको पता है क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड होगा। और बाकी पॉलीविनाइल क्लोराइड भी आप सबको पता है कि विनाइल की बात आ गई तो फिर ये भी 2 कार्बन है, ठीक है।
ये वाली चीज़ें याद रखनी है। विनाइल पे डिटेल में बात आपकी 12th की केमिस्ट्री में हुई हुई है, हम उसकी डिटेल में अभी जाएंगे ही नहीं। हमने सिर्फ ये करना है कि नाम याद कर लेने, ताकि 12th की केमिस्ट्री हमें मुश्किल ना लगे, आसान लगे, और तब पढ़ने में हमें मज़ा भी आए। तो जो नेम्स है ना, बेसिक नेम्स में बार बार कहती हूँ स्टूडेंट्स, इनको याद कर लें, ये ज़रूरी है, ये काम आते हैं बाद में और इनका बड़ा फ़ायदा होता है। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई पॉलीमर्स बनने की। अब इसके 5th यूज़ की तरफ चलते हैं, और स्टूडेंट्स 5th यूज़ आप सबने याद रखना है कि ये बेंजीन के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। मैंने आपको ये बात पहले बताई भी थी। आपको याद होगा कि आपके पास इथीन की हमने बात की थी उस टाइम पे, कि आपके पास जो इथीन है ये रिएक्ट कर जाता है बेंजीन के साथ और पॉलीमर बनाता है। याद आया? अब क्या होता है कि इथाइन भी आपका बेंजीन के साथ रिएक्ट कर जाता है, ये भी बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा और ये बना देगा पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर्स बनेंगे, हमने पहले ही बात की है, पॉलीमर्स बनेंगे और ये फिर से रॉ मटेरियल बन जाएगा बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ पे बात पता नहीं ख़त्म हो गई है या बात और बताना नहीं चाह रहे। देखें स्टूडेंट्स, इथाइन का जब रिएक्शन करवाया बेंजीन से, आपके पास एक और कंपाउंड बनेगा। स्टायरीन बना था जब हमने बात की थी कि अगर आप इथीन का बेंजीन से रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, लेकिन सारी की सारी केमिस्ट्री अभी तो हमने पढ़नी नहीं, आप सिर्फ बेसिक इसके ना कॉन्सेप्ट्स लें। ठीक है, अगर आपका इथीन रिएक्ट कर सकता है बेंजीन के साथ, तो मुझे बताएं कि आपका ट्रिपल बॉन्ड रिएक्ट नहीं कर सकता? कर सकता है। तो एसिटाइलिन भी बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा और पॉलीमर्स बना देगा, और ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, सारे के सारे पॉलीमर्स मजीद रॉ मटेरियल बन जाते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर करने में। तो आप सबने देखा कि हमने 5 यूजेस पढ़े हैं। सबसे पहले हमने बात की कि इसकी बर्निंग से ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बनता है जो वेल्डिंग में यूज होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। पेपर में पूछा जा सकता है कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। ठीक है, फिर हमने बात की कि एसिटाइलिन अदर केमिकल्स को बनाता है जिनमें एसिटल्डिहाइड है, एसिड्स हैं, अल्कोहल्स हैं। उसके बाद हमने जो थर्ड यूज पढ़ा स्टूडेंट, वो हमने देखा इथीन से मिलता जुलता था, विच वाज आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, चौथा यूज हमने क्या पढ़ लिया कि ये पॉलीमर्स बनाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट, साथ ही साथ आपके सिंथेटिक रबर जैसे कि नियोप्रीन, ऐसी बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर कर देगा जिसमें पॉलीमर जितने भी आते हैं। ठीक है, फिफ्थ थिंग इज कि ये पॉलीमराइज करेगा बेंजीन के साथ रिएक्शन करके और फिर रॉ मटेरियल बन जाएगा। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको लेक्चर के एंड पे समझाऊंगी कि आपने इनके यूजेस और फिजिकल प्रॉपर्टीज को याद कैसे करना है। क्या होता है कि जब इन यूजेस और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, तो उनको लगता है कि बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ें, क्योंकि देखें मिलती जुलती होती हैं, कहीं पे कोई चीज़ होती है जो दोबारा रिपीट हो जाती है और फिर स्टूडेंट्स इसको ना बड़ा मुश्किल समझ लेते हैं। मैं आपको बताऊं, एक चीज़ आप सबने याद रखनी है जो कि भूलनी नहीं है, आपके जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, उनमें हल्का सा चेंज आएगा, वही बातें होंगी, लेकिन एल्केन जिस तरह के होंगे, एल्कीन की वही बात होगी थोड़े से डिफरेंस के साथ, एल्काइंस की भी थोड़े से डिफरेंस के साथ बात हो जाएगी, लेकिन बातें वही होंगी। ठीक है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी भी होंगी जो सेम होंगी। जैसे मैंने आपको बताया, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास नॉन पोलर होता है, ये हर ऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं, ये भी इन तीनों पे एक ही जैसी बात है। ठीक है, डेंसिटी बढ़ती है मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से, ये भी तीनों के लिए एक ही बात है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी सेम है ना, फ्लेमेबिलिटी की जिस तरह बात किया, फ्लेमेबिलिटी एल्केन की और है, एल्कीन की और है, एल्काइन की और, तो अभी इनको जब आप अलग-अलग पढ़ेंगे आपको वाकई कंफ्यूजिंग लगेगा। आप इनको कंपैरिजन में पढ़ें, देखें कि एल्कीन और एल्काइन में अगर फ्लेम की बात हो रही है तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। समझ रहे हैं बात को? अगली बात यह है कि अक्सर स्टूडेंट्स यूजेस में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है उनको यूजेस याद नहीं होने। अगर आपको यूजेस में कंफ्यूजन है ना, सबसे पहले तो आपने जितने यूजेस पढ़े हैं, पहले हमने पढ़ा इथेन मीथेन का, फिर हमने पढ़ा इथीन का, और अब हमने पढ़ लिया एसिटाइलिन का। आप इन सारे यूजेस को सबसे पहले देखें कि इनमें कोई चीज़ है जो कॉमन है। कॉमन देखें मतलब जिस तरह आर्टिफिशियल राइपनिंग की अभी हमने बात की, एसिटाइलिन का भी वही यूज़ है, इथीन का भी वही यूज़ है। इसमें देखें जो चीज़ें बहुत कॉमन है वो आप तीनों के लिए इकट्ठी लिख लें। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये देखें कि इनके और ऐसे कौन से यूजेस हैं जो हर जगह पे थोड़े ना मिलते जुलते हैं। जैसे कि आपका मीथेन और इथेन भी एज अ रॉ मटेरियल बन सकता है, इथीन भी रॉ मटेरियल बन सकता है, और एसिटाइलिन भी रॉ मटेरियल बन सकता है। तो इन सब के बारे में बात करें, देखें कि अच्छा ये सारे रॉ मटेरियल बन सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये सारे अगर रॉ मटेरियल बन रहे हैं तो एल्केन रॉ मटेरियल है तो कुछ तो बनाएगा, एल्कीन रॉ मटेरियल है कुछ तो बनाएगा, फिर एल्काइन का भी इसी तरह से है। रॉ मटेरियल में वही चीज़ें हैं जो आपने केमिकल रिएक्शंस में पढ़ी हुई हैं, तो उनको देखें। इस तरह करते करते जब आप इनके प्रॉपर्टीज़ को हेडिंग्स के साथ लिखना शुरू करेंगे ना, कि ठीक है ये वाला एक यूज़ है, इसकी ये हेडिंग है यूज्ड एज रॉ मटेरियल,
तो अब ये है कि अगर आपको पेपर में सारे के सारे रॉ मटेरियल के तौर पे ये कहाँ यूज़ हो रहे हैं, क्या-क्या बना रहे हैं, अगर वो सारी प्रोडक्ट्स नहीं भी याद आती, ये यूज़ ज़रूर याद आ जाएगा कि दे आर यूज्ड एज़ अ रॉ मटेरियल। ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? इस तरह हेडिंग्स बनाएँ हर पॉइंट की और पहले देखें कि आपके कौन-सी हेडिंग्स हैं जो तीनों टॉपिक्स पे सही बैठती हैं। उसके बाद आप आगे चलें, क्योंकि हमारा हाइड्रोकार्बन्स का ये चैप्टर है, ये कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। इसके बाद हमारे बस 1-2 लेक्चर्स के बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चनिंग का सेशन शुरू हो जाएगा। हमने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, तब तक प्रैक्टिस कर लें इन सारी चीज़ों की। हेडिंग्स के साथ इन सबको लिखेंगे तो आपको ईज़िली याद होगा। आप इनकी हेडिंग्स बना के इनको लिखें और अभी जो एसिटाइलिन के यूजेस बताए ना, सबसे पहले तो इनको याद करें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, साथ साथ यूजेस बताए हैं एल्काइंस के, इनको गौर से पढ़ें, याद करें और जो मैंने आपको तरीका सिखाया है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ याद करने का और यूजेस याद करने का, एक दफ़ा वो भी अप्लाई करके देखें कि क्या आपको याद होता है इस तरीके से। आप इन सब चीज़ों की करें प्रैक्टिस। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।